भाई क्या हुआ था? वो साहब इतने गुस्से में क्यों थे? उन लोगों ने तुम्हें जानवरों की तरह पीटा, फिर भी तुम चुपचाप मार खाते रहे। क्यों? क्या गलती की थी तुमने? हमने कोई गलती नहीं की साहब। ये लोग तो बात बात पर हमारी चमड़ी उधेड़ देते हैं। अरे तो पर तुम सहते क्यों हो? क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है साहब। यहाँ मार खा के दो पैसे तो कमा लेते हैं, वरना भूखे मर जाएंगे। अरे तो क्या ऐसे ही बिना किसी गलती के मार खाते रहोगे? वो हमें अपने पैर की जूती समझते और तुम हो कि ये सब चुपचाप सह रहे हो। सहना पड़ता है साहब, क्योंकि गलती हमारी थी। हाँ साहब, हम दोनों भाई हैं। हमारी माँ बीमार है, इतनी बीमार है कि पता नहीं वो कब भगवान के पास चली जाए। इसलिए हमने कल पूरा दिन अपनी माँ के साथ बिताया और काम पर नहीं गए। इस बात पर बड़े साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हमें सजा दी। कौन सी गलती की? अरे बीमार माँ का ख्याल रखना कोई गलती नहीं होती। एक बात बताओ, क्या ये सब कुछ सहना इतना जरूरी है? क्या तुम सब लोग मिलकर ये रोक नहीं सकते? क्या कह रोके साहब? इन लोगों ने तो आज तक सही समय पर हमें तनख्वाह भी नहीं दी है और कभी कभी तनख्वाह देते भी नहीं है। क्यों? पता नहीं, कहते हैं अभी उनका व्यापार घाटे में चल रहा है और उस पर से ओवर टाइम और करवाते हैं। अरे तो तुम लोग मिलकर कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग मिलकर एक मजदूर यूनियन बना सकते हो। मजदूर यूनियन? हाँ, एक मजदूर संघ, ताकि तुम अपने हक के लिए लड़ सको। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा करना तो दूर हम सोच भी नहीं सकते, वरना जो कुछ भी बचा कुचा हमारे पास है वो भी हम गवा देंगे। हाँ साहब, हम ये मजदूर यूनियन नहीं बना सकते। चलो भाइयों, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें चलना चाहिए। अरे अरे लेकिन मेरी बात। पर उस दिन मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन गरीब मजदूरों की मदद जरूर करूंगा। यूनियन बनाऊंगा, उन्हें उनका हक दिलवाऊंगा। पर मजदूरों को समझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अनपढ़ थे और अमीरों से बहुत डरते थे। उनके लिए आवाज उठाने से ज्यादा आसान था जुर्म सहना। पर मैंने भी ठान ली थी, इसीलिए मैं उनके घर गया। उनका रहन सहन, उनकी मजबूरी, उनका परिवार, सब कुछ बड़े करीब से देखा। और फिर मैं चुपके से उन्हें हर रात इकट्ठा करके उनके साथ बैठक करने लगा। लेकिन मदन भाई, इन सब का क्या फायदा? अगर हम सब कल काम पर नहीं गए तो वो किसी और को रख लेंगे। अरे पर सोचो, अगर हम एकजुट होकर काम पर नहीं गए तो 200 लोगों को एक साथ ढूंढ पाना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। और हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उत्पादन की बात आती है तो ये अंग्रेज फैक्ट्री मालिकों पर कितना दबाव डालते हैं। जरा सोचो, यदि एक सप्ताह तक एक भी हथियार या गोला बारूद का उत्पादन ना हुआ तो इन फैक्ट्री मालिकों का क्या हाल होगा। लेकिन कैसे? हमारा मजदूर यूनियन बनाकर, एक संघ बनाकर। लेकिन अभी तो हम बस 30 लोग ही हैं। हम सब लोग जब 30 लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं तो 200 लोगों को भी साथ ला सकते हैं। और सोचो, जब 200 लोग एक साथ होंगे तो ये यूनियन क्या कमाल करेगी। सारे मालिक हमारा हर कहना, हर बात मानेंगे। और हाँ, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि गोपनीयता संघ की बनी रहे और किसी को भी लालच में नहीं पड़ना है। यदि कोई हमें लालच दे तो हम केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो क्या आप सब लोग हमारे साथ लड़ेंगे? हाँ। क्या आप लोग लड़ेंगे? हाँ, हम तैयार हैं। तो बोलो, कामगार सेना जिंदाबाद! कामगार सेना जिंदाबाद! आइए आइए श्रीमान मदनलाल डिंगरा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आप कहें तो मैं अपनी कुर्सी से उठ जाता हूँ। आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। माफ कीजिएगा मदनलाल जी, हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे अपने कारखाने में ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। खास करके ऐसे लोगों का तो शक्ल तक देखना मुझे पसंद नहीं है जो रात के अंधियारे में यूनियन बनाए।
अब खड़े क्यों हो यहाँ पे? अपना बोरिया बिस्तर बांधो, दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद यहाँ के मजदूरों से मिलने की कोशिश भी मत करना। गलत है ये, गैर कानूनी है ये। गैर कानूनी है? फिर जाओ कानून का दरवाजा खटखटाओ। भाइयों, देख रहे हो ना इस अन्याय को? पूरे 30 दिन काम करने के बाद भी ये आदमी मुझे अपनी तनख्वाह देने से मना कर रहा है। अरे तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? हमें माफ कर दीजिए साहब, अब ये सब हमसे नहीं होगा। देख लिया तुम लोगों ने अपने नेता की हालत, फिर क्या सोचा इस यूनियन ने?